A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकता है, वो फैल गया है। बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि ये एक आलमी जंग की फॉर्म इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब से कुछ देर पहले ईरानियन रिस्पांस की अगर हम बात करें, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने जो हमले किए उसकी डिटेल क्या थी, क्या कुछ डैमेज हुआ, कहाँ पर किए, ईरानियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बशारत अल फतह ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि जो US बेसेस हैं कतर के अंदर दोहा में अल उबैद एयरबेस, जो सबसे बड़ी फैसिलिटी कहा जाता है मिडल ईस्ट में अमेरिका की, उसको ईरान ने 6 मिसाइल से टारगेट किया है अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स। और ये भी कहा जा रहा है एलिजेडली कि इसी तरह का एक अटैक इराक में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर हुआ है। हमने आपको बताया था कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया गया US की तरफ से, तो ईरान US की फैसिलिटीज़ जो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं उसको अटैक कर सकता है, और वो अब हो चुका है। ये जंग बहुत ही ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। ये रीसेंट जो ईरान का अटैक है अमेरिकी एयरबेसिस के ऊपर, इस हवाले से आगे क्या होगा इस पर हम बात इसीलिए नहीं कर सकते कि जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आगे ये मामला कहाँ जाता है इस पर बात करेंगे, लेकिन अब आपको ये बता दूं कि इससे पहले US ने क्या किया और ईरान का रिस्पांस क्या रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ आप सबको, ना सिर्फ अमरीकियों को, ना सिर्फ ईरान को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि मुझे भी ट्रिक कर दिया। उसकी वजह यह है कि जब 15 रोज़ का टाइम उनकी तरफ से दिया गया था कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे वो सोच कर रीस्ट्रेटेजाइज़ करेंगे कि हमारी क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं भी रिलैक्स हो गया। मैंने कहा दूसरी जंग है 2 महीने में, तो बड़ी एग्जॉस्शन हो गई है, आएँ ज़रा सैर व तफरी के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। सो व्हाइल आई वाज़ इन गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ के दरिया, उनकी वादियाँ, पहाड़ और इसके अलावा झीलें हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं देते, तो इंटरनेट तो वहाँ पर था नहीं। तो 2 रोज़ बाद जब मैं पहाड़ से उतर के स्कर्दू सिटी में आया, मैंने इंटरनेट ऑन किया तो देखा क्या कि ट्रंप साहब ने वारदात पात दी है। ठीक है, यानी कि जनाब आज से 2 रोज़ पहले की बात है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अनलीश कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके ज़रिए अनाउंस किया कि 3 की न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें फोर्डो है, नतांज़ है और इस्फहान है, इन तीनों को हमने B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए निशाना बनाया। माइंड यू, विच इज़ $2.1 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली पर पीस। $2 अरब का जहाज़ हवा में उड़ता हुआ कैसा लगेगा ज़रा सोचें। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान की एयर स्पेस से ये जहाज़ गुजरे तो हमारी तो राल टपक जाएगी भाई, कि ये बेच के ही अगले 2 साल गुजार सकते हैं आसानी से। लेकिन चलो, इस तरह से ये अटैक हुआ। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस साइट को कितना डैमेज हुआ, इसके अलावा किस किस ने इसमें असिस्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स जिस पे तकरीबन 90% कौम हमारी यकीन करती है, वो सोर्स कौन सा है? गेस करें कौन सा है? वो है WNA। बहुत ऑथेंटिक बात करने लगा हूँ। व्हाट्सएप न्यूज़ एजेंसी। व्हाट्सएप न्यूज़ एजेंसी के अनुसार हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान ने अड्डे फराहम कर दिए या भारत ने अड्डे फराहम कर दिए। ऐसे जैसे अमेरिका ने बस चलानी थी वहाँ पे न्यू खान कि अड्डा देना ज़रूरी था उनको। $2 अरब के जहाज़ वो हवा में उड़ा रहे हैं भाई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो टॉमाहॉक्स, और इसके अलावा जो है वो 14 उन्होंने GBU-57 जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो गिराया ईरान के ऊपर। लेकिन व्हाट्सएप पाकिस्तान में क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अभी भी अमेरिका को अड्डा चाहिए। ठीक है, ये AC वाली बस चलानी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इसीलिए अड्डा चाहिए था उनको। तो अब आपको हम बताएंगे कि किस किस ने असिस्ट किया इस ऑपरेशन में, ईरान को कितना डैमेज हुआ, उनका रिस्पांस क्या हो सकता है। और जो की मीटिंग थी, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, मेट डोनाल्ड ट्रंप इन द वाइट हाउस, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑन नेचर, जिसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी उनके साथ मौजूद नहीं थी। इस पर भी टुवर्ड्स दी एंड वीडियो के बात करूंगा, तो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि कहानी है थोड़ी लंबी। सबसे पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो अनाउंस किया जाता है ट्रंप की तरफ से। वो ये कहते हैं कि 3 साइट्स को हमने निशाना बनाया है, जिस तरह मैंने आपको बताया, फोर्डो, नातांज़, इस्फहान। और वो ये कहते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा, वो तो नहीं कहते, खैर सोर्सेज कहते हैं कि टॉमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए अमेरिका ने। वो कहाँ से लॉन्च किए? नेवल शिप्स से, विच वर स्टेशनड इन द पर्शियन गल्फ़। तो पर्शियन गल्फ़ में मौजूद या फिर जो ओमान के करीब जो वाटर्स हैं वहाँ से टॉमाहॉक मिसाइल्स भी फायर किए गए। और ये बताया गया कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको हमने मुकम्मल तौर पे ऑब्लिटरेट कर दिया है, तबाह कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। ये स्टेटमेंट कितनी सच है मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। लेकिन साथ ये कहा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना है। वाइट हाउस ने ये नहीं बोला कि हम कोई रिजीम चेंज कर रहे हैं, माइंड यू। लेकिन उससे अगले रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल पर कमेंट आता है उसमें वो कहते हैं कि इफ़ ईरान इज़ नॉट बीइंग मेड ग्रेट अगेन, अगर दोबारा से ईरान अजीम मुल्क नहीं बन रहा तो रिजीम चेंज हो भी जाए तो इसमें क्या है, वैसे तो ये टर्म ही ठीक नहीं है। तो वो हिंट कर देते हैं कि हमें पॉलिटिकल चेंज भी चाहिए, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो कि वाइट हाउस की आई उसमें उसका डिनायल है। और
जो एनालिस्ट और जो इन्फॉर्मेंट्स बताते हैं वो ये बताते हैं जनाब कि B-2 बॉम्बर्स जो थे अमेरिका के $2 अरब पर पीस, $2.1 बिलियन का जहाज़ सोचे हवा में उड़ रहा हो, कैसा लगेगा। पाकिस्तान के 1 साल के IMF बेल आउट जा रहे हैं उड़ के, ठीक है। तो $2.1 बिलियन का तकरीबन ये जहाज़ है। तो ये जनाब वाइटमैन एयरफोर्स बेस जो है मिसौरी USA में, वहाँ से उड़ते हैं, ठीक है। और 18 घंटे की इसकी वन साइड की फ़्लाइट थी टू रीच ईरान। 18 घंटे ये फ़्लाई करता है और एस्टिमेट्स क्या बताते हैं जनाब कि अगर ये 1 घंटा फ़्लाई करे तो $1.5 लाख खर्चा आता है 1 घंटे की फ़्लाइट टाइम के ऊपर। हवा में इसकी मल्टीपल टाइम्स रीफ्यूलिंग की जाती है क्योंकि डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। और 18 घंटे के बाद जनाब ये पहुँचते हैं वहाँ पे। अब ये मल्टीपल स्क्वाड्रन थे इसके, क्योंकि 2 ग्रुप्स बने हुए थे B-2s के। एक ग्रुप जो था वो एज अ डिकॉय यूज़ हो रहा था, यानी कि बेवकूफ़ बनाने के लिए एनिमी को, कि अगर वो डिटेक्ट कर भी लें कि B-2s आए हैं तो 2 बैचेज़ हों उसके। एक बैच उसका जो था वो वेस्ट की तरफ जाता है, जो कि ट्रोजन हॉर्स था, यानी कि एक सिंबॉलिक फ़ीचर था एनिमी को ट्रिक करने के लिए। अब जिस तरह से ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम दिया और अगले ही दिन हमला कर दिया, इसको ब्लिट्ज़क्रीग कहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें आर्मीज़ एनिमी को सरप्राइज़ करने के लिए स्विफ्टली एक्ट करती थी, आउटस्मार्ट करती थी और टोटल फायर पावर का इस्तेमाल करती थी, ना कि एक्सटेंसिव ट्रेंचेस वाली वॉर लड़ती थी। इसीलिए जर्मन आर्मी इतनी डिस्ट्रक्टिव रही। तो यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट TV पर आके झूठ बोलते रहे और 2 हफ्ते की बातें करते रहे। और हुआ क्या? ये हुआ जनाब कि अपना वर्ड ऑनर नहीं किया उन्होंने और बताया कि मैकियावेली ने जो बात की थी, पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल एतमाद रखते हैं। सही है। तो 18 घंटे का इसका वन साइड का फ़्लाइट टाइम, टोटल 37 आवर्स तकरीबन ये फ़्लाई करते हैं, वापस जाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि तमाम एयरक्राफ्ट वापस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जनाब 7 B-2 बॉम्बर्स इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि US ने इतने बड़े नंबर में B-2s को यूज़ करके 14 GBU-57 बॉम्ब्स, जिसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं, यानी कि ज़ेरे ज़मीन जो बंकर बने होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए US की ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम में हमने देखा कि हिटलर अपने बंकर में मौजूद था, इसीलिए ये मारा नहीं जा सका। साइनाइड की पिल खा ली एवा ब्राउन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, whom he married a day before his suicide। तो जनाब ये सारी सूरत हाल होती है। MOPs इसको कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स, और ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स को कहते हैं। एक MOP 13,000 किलो वज़नी होता है, 13,000 kgs। और एक B-2 जहाज़ जो है वो 18,000 kg वज़न उठा के उड़ सकता है। तो B-2 के पास ये पोटेंशियल है कि वो MOP को कैरी करे और ज़ेरे ज़मीन हमले करे। तो इस तरह से 3 साइड्स को अटैक किया जाता है। और इससे पहले कि B-2s एंटर होते ईरान की एयर स्पेस में, ईरान की एयर स्पेस का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए तकरीबन 2 डज़न यानी कि 2 दर्जन से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल भी फायर किए गए। जिस तरह मैंने आपको बताया, पर्शियन गल्फ़ में USS जॉर्जिया के बारे में ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये वो नेवल शिप हो सकता है जहाँ से ये मिसाइल्स फायर हुए। और 125 एयरक्राफ्ट पहले इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं, जो कि रेगुलर वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है US का। तो वो जाकर टेस्ट करते हैं, ईरान की एयर स्पेस का कोई रिस्पांस नहीं आता और उसके बाद में B-2s एंटर होते हैं। और जनाब इस तरह से ये पहली मरतबा मिलिट्री हिस्ट्री में होता है कि MOPs का मिलिट्री यूज़ इतने बड़े नंबर में सामने आता है। तो ये 200 फीट डीप तक अटैक कर सकते हैं, 200 फीट तक। लेकिन अब ये जिन चीज़ों को अटैक कर रहे हैं ज़रा वो सुन लें। पहला है नतान्स की फैसिलिटी, जहाँ इसराइल ने भी बॉम्बिंग की थी आज से 10 से 12 रोज़ पहले, लेकिन इतना बड़ा डैमेज हो नहीं सका था। और ये है 140 मील साउथ ऑफ तेहरान, नतान्स की बात कर रहा हूँ। और जनाब ये सबसे बड़ी एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की। सैटेलाइट इमेजेस ये बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज यहाँ पर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, इनको नुकसान पहुँचता है जनाब। और ये कहा जाता है कि अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हॉल्स जो मौजूद हैं, यानी कि नतान्स की फैसिलिटी में एनरिचमेंट करने के लिए जो हॉल्स थे, ये सीवियरली डैमेज हुए हैं, इफ़ नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। IAEA ये स्टेटमेंट दे रही है, मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना। मेरी कोई वहाँ पर सोर्स मौजूद थी जिसने कमरे में बैठे हुए ये सुन लिया। और इसके साथ साथ ये वही जगह है जहाँ आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने स्टक्सनेट नामी वायरस सबटाज करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेस को यहाँ पर इनकलकेट किया था और फिर ईरान को रिप्लेस करने पड़े थे तकरीबन 1000 यूनिट्स अपने सेंट्रीफ्यूजेस के। इसके अलावा दूसरा जो टारगेट था वो था फोर्डो। अब ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब B-2 जो एयरक्राफ्ट है उसने बंकर बस्टर बॉम्ब फेंके, ये तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया 200 फीट डीप तक अटैक कर सकता है, लेकिन फोर्डो की फैसिलिटी ज़मीन से 260 फीट नीचे है।